जब तक ना हो तब तक पढ़ते रहो। अब कुछ आ रहा है ना? वेरी गुड। कहाँ से लिखा बाबू? इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? लो, कहाँ से लिखा? बहुत बड़ी राइटिंग है तुम्हारा, चेक। इम्प्रूवमेंट है? गलती इतना हो गया है? गलती हो रहा है तो मतलब इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। ये तो वो कैब है ना? हाँ, तो ठीक है। गलती हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। कहाँ से लिखा? गलती हो रहा है। कहाँ से लिख रहा है? गलती थोड़ी, कोई बात नहीं। कहाँ गया तुम्हारा पार्टनर? घर चला गया? पहले से इम्प्रूव हो रहा है ना? कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? गुड। इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? है ना? इम्प्रूव हो रहा है ना? अब आप राइटिंग जो डेली कर रहे हो, तो आप जरा मुझे बताओ, जितने भी बच्चे आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जो टिके हुए हैं, जो बच्चे चले गए बोले बात है, लेकिन जो बच्चे राइटिंग कर रहे हो फर्स्ट डे से, अब वो मुझे बताओ कि राइटिंग करने से पहले दिन किया हो थोड़ा सा ज़्यादा, तो धीरे धीरे अब हाथ स्मूथली चल रहा है नहीं चल रहा? तो वही पहले चलाना था। राइटिंग क्या है? पहले चलना सीखना है। तुम कुछ ही मत करो ना, तुम यही काम करते रहो, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। राइटिंग जब हमने करमवीर शर्मा को आईएएस बना दिया, उसको ऐसे नहीं आता था। करमवीर शर्मा 2010 में, उसमें मैं देह आईएएस पढ़ाता था, तो आईएएस टॉपर हिंदी में 28 रंग आया था। हाँ, हिंदी में। तो ऐसे मतलब राइटिंग आता ही था अंग्रेजी में। हमने कहा कि जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना, 22 दिन टाइम बचा था, हमने कहा कि 4 पन्ना रोज पर लिखने का प्रयास करो अंग्रेजी। अंग्रेजी का लिखना नहीं आ रहा तो तुमको लाख पढ़ा दूंगा, तुमको लिखना कभी नहीं आएगा। पहले हाथ को फ्री करो। तो सर खूब लिखता हूं हम, कि वो लिखना नहीं, अंग्रेजी में। भाई कोई व्यक्ति मेंस लिख रहा है तो लिखना तो होगा उसको, लेकिन वो प्रैक्टिस हिंदी पे है। जैसे स्पीकिंग सीखना है तो हिंदी में खूब अच्छा बकता है, खूब नेता, खूब भाषण दे रहा है, लेकिन मैं कहूँ अंग्रेजी बोल तो बोल पाएगा? वो राइटिंग सेम हुआ। तो आपको अगर बोला जाए कि स्पीकिंग चाहते हो अगर, तो पहले न्यूज़ पर लेके 4 घंटा खूब बोलो, पढ़ो उसको, तो गला खुलेगा, उस वर्ड से परिचित होगे। उसी प्रकार अंग्रेजी राइटिंग के लिए पहले अंग्रेजी लिखो, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो, उसे हाथ क्या होगा? खुलेगा। अभी तुम लिखते हो का, फिर लिखोगे के, तो हाथ के पे जाएगा। अभी के लिखने में हाथ डरता है, समझ पाएगा नहीं समझ? इसलिए पहले क्या दिया टेक्निक कि पहले तुम लिखो, और पहले दिन से आज के स्पीड में तुम्हारा थोड़ा सा पेन स्मूथली चला होगा। पहले हर वर्ड में लगता होगा देखें गलती हो रहा है, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो अगर 4, 5, 7 दिन में ये हाल है, जरा सोचो, अगर तुम 2-4 महीना कर दिए तो वो लोग कयामत नहीं आ जाएगा? तब अगर 4 दिन में तुम्हारा पेन खुल रहा है, छोटे मोटे स्पेलिंग लिख ले रहे हो, बड़े में फंस रहा होगा भी, अगर वो 2-4 महीना राइटिंग कर देंगे तो क्या वो बड़ा स्पेलिंग ठीक नहीं हो जाएगा? ये बात। इसलिए राइटिंग तब तक करो जब तक तुम्हारा इंग्लिश राइटिंग सुधर न जाए। बस समझिए इस बात को। आज मैं आपको ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे राइटिंग का मतलब हुआ कि अब आप लिखने लायक बन गए हो, तो ऐसे मैं शुरू कर रहा हूँ आपका। अब ऐसे लिखना शुरू कर रहा हूँ तो इसमें कुछ टेक्निक होंगे, टिप्स होंगे जो आपको सीखने हैं। ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये राइटिंग स्किल्स जो है, ऐसे राइटिंग, ऐसे में क्या करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले ध्यान दो कि आखिर ऐसे
अगर कुछ कहूँ कि लिखो, ये समझना पहले बाबू। जैसे मैं एक टॉपिक दूं कि द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ये नहीं कि ऐसे लिखा तो पढ़ाना शुरू कर नहीं। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, अगर ये लिखने के लिए ऐसे दे दिया जाए, मान अभी की स्थिति में, तो तुम में से मैक्सिमम बच्चा लिखना शुरू करेगा, 2 3 4 लाइन 5 लाइन जाएगा, फिर फ्लॉप। अभी मैं आइडिया दूंगा, तुम इसमें से 100 लाइन लिखना शुरू कर दोगे। एक तो मैं सिखा लिखना, ऐसे आखिर कैसे सोचें, क्या सोचें, क्या लिखें। तो हर प्रकार के ऐसे में 4 पॉइंट्स होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, लेकिन 4 पॉइंट एवरेज होते हैं। अब ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले कुछ कीवर्ड को तलाशना है। तो ये टॉपिक समझ में आया, भी नहीं समझ आया होगा। अगर कोई व्यक्ति कहे इस पर लिखो ऐसे, तो तुम क्या लिखोगे, तुम इसके कीवर्ड पर, तो डोंट स्टार्ट राइटिंग एट वंस। इफ यू आर गिवन टू राइट एन ऐसे, देन यू डोंट try to start writing at once. At first you should stop at least 2 or 3 minutes, at least 5 minutes, and think for a while. थोड़ी देर के सोचो, shut your eyes and think very deeply what is said about this topic, and what is the main theme of these topics, and what is the crux of these topics, and what is the key word of the topics. Clear? At first you should look into the topics and then search the particular images. कल्पना करना है, जैसे द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब इसमें तुमको लग रहा होगा वुमेन है, नहीं, अ स्टेटस इज अ कीवर्ड। अ स्टेटस इज अ कीवर्ड। अ स्टेटस का मतलब होता है, नहीं, सोशल वैल्यू। स्टेटस का मतलब होता है सामाजिक वैल्यू। आप किसी को स्टेटस देखो उसका, तो स्टेटस इज अ सोशल वैल्यू। आप ध्यान दो कि हमको पूछ रहा है स्टेटस किसका भाई, वुमेन का, यानी ये महिला है, इसकी सोशल वैल्यू क्या है, कहाँ भाई, इंडिया में। यानी ये पूरा इंडिया है, इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। इस भीड़ में इस महिलाओं की सोशल वैल्यू क्या है, स्टेटस क्या है। अब प्रश्न उठ रहा है कि स्टेटस क्या है। अब स्टेटस किसी का पता लगाना हो, कैसे लगाओगे, सोचो, दिमाग लगाते रहो और बोलते भी रहो, मैं सुनता रहूंगा। आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा। यानी स्टेटस किसी को पता कैसे लगाओगे, तो स्टेटस पता लगाना है तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति को देखो। क्या देखो, अगर जिसका आर्थिक स्ट्रांग होगा उसका स्टेटस अच्छा होगा, आर्थिक खराब होगा स्टेटस खराब होगा। अब मिलाओ, क्या महिलाओं की भारत में आर्थिक स्थिति खराब है? तुम दुनिया मत देखो, घर में देखो, तुम्हारे घर में माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नी है, महिला नाम की जाति है। अब देखो तुम अपनी स्थिति कि तुम्हारे घर में बहनों की स्थिति तुम्हारे तुलना में कैसा है, माता की तुम्हारी तुलना में कैसा है, और महिलाओं की स्थिति क्या है घर में दिखता, आस पड़ोस में देखो। क्या महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में आर्थिक कमजोर है कि नहीं? स्वीकार तो इस बात को। इसका मतलब है कि सोशल वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, अर्थ। यानी इकोनॉमिक वह संस्था है जो किसी को दे दिया जाए। अगर तुम्हारे गांव में कोई न कोई व्यक्ति सबसे अमीर जरूर रहा होगा, वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा, तुम ऑटोमेटिक कहोगे आइए चाचा भैया जो भी होगा आइए बैठिए, तुम जगह दोगे बैठने के लिए उसको। क्यों भाई? क्योंकि आर्थिक स्ट्रांग है उसका। इसका मतलब कि जिसका आर्थिक स्ट्रांग होगा उसका सोशल स्ट्रांग होगा। बोलो बात सत्य है कि नहीं? जिसका आर्थिक स्ट्रांग सोशल स्ट्रांग होगा कि नहीं हो, बोलो। गांव में अगर मुखिया बन गया होगा बिहार में कोई, तो मान लो बिहार के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा सुविधा किया है कि महिला 50% मतलब महिला ही बन सकती है मुखिया। तो महिला तो बन गई मुखिया, लेकिन पति गमछी डाल के घूम रहा होगा, उसके लोग बोलते हैं प्रणाम मुखिया जी। यानी वर्चस्व किसका हो रहा है? पुरुष का ही। भले महिला उसकी पत्नी है, साइन करने ले जाता होगा। ऐसा है कि नहीं? बोलो।
इसका मतलब है कि सोशल वैल्यू उसी को मिलता है बचत। अब ध्यान दो कि सोशल हो गया। अब नेता कल होकर के आज मुखिया बना है, कल होकर नेतागिरी में खड़ा होगा, यानी पॉलिटिकल वैल्यू भी उसी को मिलेगा। फिर उससे अपना अपना उसका कल्चर बन जाएगा, संस्कृति बन जाएगा। इसको डिटेल समझाता हूँ। अब आपको सोचना कैसे है ये सारी बातें बताऊंगा। इस टॉपिक को फिर से वापस लिखूंगा, बशर्ते हम लोगों को पॉइंट मिल गया कि सोचना कैसे है। यानी कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक को ऐसे राइटिंग के लिए आपको कहाँ कहाँ पॉइंट पे सोचना पड़ेगा। तो दो चीज़ पे ध्यान रखिए, जब भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, चाहे वो यूपीएससी का ऐसे पूछ रहा हो, चाहे कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में जैसे मेंस का पेपर पूछ रहा हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे जीके जीएस कुछ पूछ रहा हो आपसे, हमेशा ध्यान देना जहाँ प्रॉब्लम होता है वही बातें पूछी जाती है। प्रॉब्लम नहीं तो क्वेश्चन नहीं। तुम्हारे पास पापा ने फ़ोन किया, तुम बोले पापा सब बढ़िया मज़े में कट रहे हैं, 2 दिन फ़ोन और नहीं आएगा। लेकिन तुम बोलो पापा सुबह बेड पर से गिर गया था, उंगली मुचक गया है। अब देखना पापा मम्मी रोज पोस आहन बहन सब दिन में जितना उंगली में टूटा है उतना फ़ोन से परेशान हो जाओगे। यानी पूछा गया था नेगेटिव चीज़, यानी जो चीज़ खराब है वही पूछा जाएगा, अच्छी चीज़ पूछी नहीं जाती। अगर महिला पे से पूछा है इसका मतलब कि महिलाओं की स्थिति खराब है, नहीं तो पूछता कि पुरुषों की स्थिति क्या है। महिला कल्याण सुना है ना, वृद्धा कल्याण सुना है ना, बाल कल्याण सुना है ना, पुरुष कल्याण सुना है? क्यों भाई? इसका मतलब ये हुआ ना कि पुरुष सक्षम है, हर काम कर सकता है। तो जो सक्षम है उसको हाल समाचार कोई नहीं लेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर कोई टॉपिक पूछा गया है इसका मतलब उसमें खामियां देखो कहाँ कहाँ है, और खामियां कहाँ से मिलेगा? इकोनॉमी से। इकोनॉमी बनता भी पहले है, बिगड़ता भी पहले है। अभी तुम देखो आसाराम राम रहीम जैसे ही पकड़ाया होगा, सरकार ने पहला काम किया उसके अर्थ को कुचल दिया, क्योंकि सामाजिक वैल्यू तभी गिरेगा जब उसका अर्थ समाप्त हो चुका रहेगा। तो इसलिए जहां जहां अड्डा था सबको पहले सीज कर दिया गया। यानी धावा किस पे हो जाता है? इकोनॉमिक पे। आदमी बढ़ता भी यहीं से, बिगड़ता भी यहीं से। यानी अर्थ जिसके पास आ गया महान बन गया, अर्थ नहीं है कमजोर बन गया। यानी अर्थ जिसका स्ट्रांग हो इकोनॉमी, उसका सोशल वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी पहले आपको किसी चीज पे राइटिंग करना है तो आर्थिक पे सोचो कि उसका आर्थिक महत्व क्या है, उसका आर्थिक स्थिति कैसा है। उसके बाद आप देखो सोशल बढ़ गया उसका, सोशल के बाद आप चेक करो कि उसका जो है इकोनॉमिकल, सोशल, फिर पॉलिटिकल, उसका पॉलिटिकल महत्व कितना है, और फिर उसका कल्चर क्या है। CULTURL, कल्चरल। यानी कल्चरल देखो। अब कल्चर क्या होता है सर? अब ज़्यादा ध्यान बेटा, जिसका इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है, सोशल स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, कल्चर क्या ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे सर? अभी हाल में सुना होगा कि टीना डाबी मुस्लिम से शादी की, तो हिंदू और मुसलमान शादी कर लिए। क्यों कर लिए? दोनों आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो गए थे, दोनों का सोशल स्ट्रांग हो गया था, पॉलिटिकल स्ट्रांग हो गया था, कल्चर उनका अपना बन गया। उनकी जाति अब नहीं रही हिंदू मुसलमान, उनकी जाति नई जाति बनी। क्या बन गया? कल्चरल। अब उसके देखा देखी गांव के दो नल्ला नल्ली कि भाई जब वो कर सकता है तो हम भी करेंगे। अब बोलो एक गांव में एक लड़का लड़की दोनों हिंदू मुसलमान शादी कर लिए। अब तुम्हें बताओ क्या गांव में वो टिक पाएंगे? आराम सोचो, टिक पाएंगे? उनको या तो गांव छोड़ के भागना पड़ेगा, या तो उनकी मर्डर हो जाएगी, मरना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली आना पड़ेगा। मतलब गांव छोड़ के भागना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे बोलो। इसका मतलब यह है कि उसका आर्थिक, यानी उसका कल्चर नहीं है, उसका अपना कल्चर नहीं है, उसका कल्चर डिपेंडेंट है समाज पर, और इसका अपना समाज है। इसको इसने शादी किया तो ये समाज ने क्या कहा? अरे बड़े लोगों की बड़ी बात। इसने शादी किया तो लोगों ने क्या कहा? भाई ये भाई समाज में कल्याण किया है, ये हिंदू मुसलमान के वैमनस्य को पाटना चाहता है।
ये हिंदू मुस्लिम जो खाई है उसको बांटना चाहता है, ये चाहता है सब एक भाई भाई मिल के रहें, ये ऐसा चाहता है। तो ये जो कमजोर था वो भी चाह रहा था बांटना, कि हम भी खाई को बांटें। मतलब खाई बांटने का अधिकार सिर्फ अमीरों को दिया गया है, तो उसी को खाई में डाल दिया गया कि ना तू नहीं बांट सकता। समझ पा रहे बात को? राहुल गांधी चाहे हिंदू से शादी करे, मुसलमान से करे, सिख से करे, क्रिश्चियन से करे, तुम हंसोगे हैं शादी कर लिया? नहीं ना, कहोगे भाई उसका तो उसका कल्चर हो गया। तो राइटिंग पहले थॉट बढ़ाओ, राइटिंग कभी भी बायस्ड होकर नहीं लिखना है, राइटिंग हमेशा तुम्हें होना पर न्यूट्रल, और न्यूट्रल होकर लिखो। तुम ये नहीं कि तुम हिंदू हो तो तुम बायस्ड हो जाओ, मुस्लिम हो बायस्ड हो जाओ, नहीं, तो राइटिंग में नंबर कट जाएगा। तुम हो जाओ अपने आप को मानो मानव हो, तुम न्यूट्रल को सोचो, और तुम्हारा विचार जितना बड़ा बढ़ेगा तुम उतना बेहतर सोच पाओगे। थॉट लेवल बढ़ाना है तुमको। हम लोग जितना पढ़ते हैं उतना थॉट बढ़ता है। इससे पढ़ता है जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है वो इस लेवल से ऊपर उठ जाता है। वो जातिवादी नहीं सोचता कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कटुआ है, बटुआ है, नहीं सोचता कोई। हर व्यक्ति का अपना एक लेवल होता है। नहीं, लोग बोलता है 50 तक जाति बोलते हैं, 50 तक लोग जाति बोलते हैं, ये जाति के वो जाति के हैं, तो जातिवादी नहीं होता। तो कल्चर का अपना कोई जाति नहीं होता, यानी कि बनता सबसे पहले, बिगड़ता सबसे पहले, धीरे धीरे बनता ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सोशल। लिख पा रहे हो सब? तो मिटाऊंगा भी ना, समझा हुआ भूल जाओगे। साथ साथ नोट डाउन करो ना, सुनने तो मजा ही आएगा। इकोनॉमी में लिख लो, ये बनता भी पहले है, बिगड़ता भी पहले है ना। ये हायरार्की ऐसे जाएगा, नीचे से ऊपर, समझिए ना, ऐसे ऊपर बढ़ेगा। अभी मैं तुम्हें सिर्फ विचार दे रहा हूं, कितना सोच सकते हो। अब देखो, उतार लिया इसको। अब मैं लिख रहा हूं द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब पहले सोचो, विचार करते हैं कितने लाइन दिमाग में आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं तुम लोगों सोचो। ऐसे तो मैं 2 मिनट लिखवा दूंगा कि ऐसे क्या कितने प्रकार के होते हैं, सब करवा दूंगा, लेकिन पहले जो सोचना दे रहा हूं ना, ये अद्भुत होगा तुम्हारे लिए। पहले बताओ, ये टॉपिक दे दिया द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो हमने कहा भाई कि मान लो इंट्रो जो देना होगा बता दूंगा सब, लेकिन पहले सोचो इस पर कि द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो बताओ कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब है कि नहीं, सोशल खराब है कि नहीं, पॉलिटिकल खराब है कि नहीं, कल्चरल खराब है कि नहीं। ये चारों पोर्शन मिला कि नहीं मिला, इसमें बोलो। अब इकोनॉमिकल खराब है। अब तुम्हारे पास हर टॉपिक से कम 50 तुम्हें लिखने को देगा, 300 शब्द में, लेकिन हर टॉपिक से 3000 शब्द तुमको आएगा दिमाग में। जब तक तुम्हारे पास अबंडेंस ऑफ थॉट्स नहीं आएंगे, 1000 थॉट नहीं आएगा, तब तक 5 थॉट पे कैसे लिखोगे? समझ पा रहे हो? तो कैसे विचार आएगा भाई? तो स्टेटस वुमेन यानी इकोनॉमिक की स्थिति महिलाओं की खराब है, तो है कि था कि रहेगा? था नहीं, था नहीं जी। क्या आज खराब तुमने कर दिया? एक खराब प्रक्रिया पहले से। अब प्रश्न उठता है कब से, कौन सा वो पॉइंट है जहां से स्थिति खराब होनी शुरू हो गई? बोलो, यूपीएससी बोलो। यानी हम लोग कह सकते हैं एंशियंट टाइम से, यानी द स्टेटस ऑफ वुमेन है ना इज डिग्रेडेड बाय द एंशियंट टाइम, यानी एंशियंट टाइम से डिग्रेड हो रहा है उसका। कहां से? उत्तर वैदिक काल से। इफ वी फाइंड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ऋग्वैदिक काल, वी फाइंड दे आर इक्वल पार्टिसिपेटिंग इन सभा एंड समिति,
अगर आप वैदिक काल में जाओगे तो उस समय लोग इक्वल पार्टिसिपेट करते थे सभा एंड समिति में। देन आफ्टर जब आगे जाओगे तो मनुष्य को देखो, मेल और फीमेल को अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया, क्योंकि देखो महिलाएं पुरुष की तुलना में थोड़ा सा वीक होती हैं फिजिक में। तो ऐसा सिस्टम बनाया होगा कि महिलाएं घर में काम करेंगी, पुरुष बाहर काम करेगा। पहले एसएससी डीएसएल कोचिंग तो था नहीं, उस जमाने में था? तो उसमें क्या था? बस खाना और रहना, जीवन यही था ना बाबू। तो महिला और पुरुष दोनों को काम दिया गया होगा कि भाई पुरुष काम करेगा बाहर का, महिला काम करेगी घर का। तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? दोनों को काम ही करना है। तो जब काम ही करना है, कोई कंपटीशन था नहीं, बस अनाज उपजाना है, किसी जीवन पालना है, पेट भरना है, दुनिया कोई मतलब था नहीं उससे। तो एंशियंट टाइम से देखोगे तो उसमें से धीरे धीरे लोगों में आगे बढ़ते गए। तो फिर महिलाओं की जब हम लोग आगे जब कुछ लोग पढ़ लिखना शुरू किए, जब लोगों में संस्था और समिति का निर्माण हो गया, जब वैदिक काल से आगे बढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में आएंगे, जहाँ से बिल्कुल क्षय दिखता है, जहाँ से सिस्टम आ गया। कौन सिस्टम? गुप्तोत्तर काल में क्या था सिस्टम? अरे समांतवादी जो महिलाओं के लिए जो जलाते थे, सती प्रथा। तो सती प्रथा देखो, जितनी प्रथाएं हैं, जहां भी प्रथा वर्ड लगा दो वो सब गलत है। जहां प्रथा लगा दो सब गलत है। क्यों? ये प्रथा का मतलब होता रोक। अब हो गया सती प्रथा। अब सती प्रथा क्यों डाल दिया भाई? वहां से पतन ज्यादा दिख रहा है, बाकी तो जो काम करने की सिस्टम है ठीक चलेगा, क्योंकि नौकरी है नहीं। तो उस केस में सती प्रथा हो गया। मतलब जिस पत्नी की पति मर जाए उस पत्नी को जलना पड़ेगा। अगर पति मर जाए तो पति पत्नी को भी उसी चिता में जलना पड़ेगा। अब बोलो महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हुआ? यानी उसके पास सोशल वैल्यू क्या हो, गिर गया। पति मरा तो पत्नी को, चाहे पत्नी जवान, मान लो आज शादी हुआ, कल पति को सांप काट लिया, कल मर गया पति, तो उस विधवा बन गई वो, तो कल ही तो जलना पड़ेगा उसको। ऐसा बहुत केस होता है कि शादी आज हुआ, रास्ते मर गया पति, तो विधवा चाहे एक दिन की हो, चाहे 1 वर्ष की हो, चाहे 50 वर्ष की, विधवा विधवा कल आएगी। समझ पा रहे हो ना? तो सोशल वैल्यू गिरा कि नहीं गिरा? बोलो भाई, उसको जीने का अधिकार नहीं है जी, वो किसी और शादी करेगी। नल्ला मर गया, मर गया। लेकिन ये बना क्या दिया? प्रथा। तो प्रथा बना दिया तो सोशल वैल्यू क्या हो, गिरा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, गुलाम वंश में 1206 में बना गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई। वहां भी महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे डिग्रेड हुआ। मुगल वंश में आओगे, ठीक है, तो मुगल वंश में आओगे, वहां भी पॉलिटिकल वैल्यू भी गिरा। थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति अच्छी दिखानी है कहाँ? जब जाओगे नूरजहां में दिखाओगे कि नूरजहां जो ये क्या नाम है, जहांगीर की पत्नी, तो जहांगीर दिन भर नशे में धूत रहता था, तो उस केस में नूरजहां थोड़ा सा झरोखा दर्शन देती थी लोगों को। रजिया सुल्तान देख लो, 1236 में गुलाम वंश की थी वो। उसका एग्जाम्पल दो कि भाई रजिया ने कोशिश किया महिलाओं की स्थिति ठीक करने का। पहली पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। अल्तमस की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी, है ना। 1236 में 36 में बैठी थी, शायद 3 साल रही थी और 40 में मार दिया गया था उसको। ठीक है, तो ये अच्छा साइन है। उसके बाद तुम आ जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ से तुम दे दो जो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, है ना। तो आ जाएगा आगे आगे पॉलिटिकल आ गया, मॉडर्न आ गया। तो क्या कब बना था? 1829 में विलियम बेंटिक। 1829 में विलियम बेंटिक ने पहली बार इस सती प्रथा पर एक कानून बना दिया कि सती प्रथा क्या है, अवैध है। तो कोई भी कानून वैलिड होने में 100 साल और लग जाते हैं। यानी कि हाल तक 1700-1800 तक सती प्रथा प्रचलित था। बस में आ गया। तो ये हमने कहाँ से उठाया? इकोनॉमिक्स से उठाया और यहाँ तक डाल दिया। फिर उठाओगे सोशल, तो आज के डेट में देखो कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है। यहाँ पे आ गया पर्दा प्रथा, बुर्का प्रथा। ये जो मुस्लिम लगाते हैं बुर्का, ये बुर्का प्रथा मुसलमान क्यों लगाता है? तो सोचा आपने?
ताकि वो मुस्लिम लड़कियां दूसरों को चेहरा न दिखाए, लोग उसको देख ना पाए। तो लोग उसको देख नहीं पाएगा तो पहचान मिलेगी उसको, कौन है वो? भाई बुर्का सब ढका हुआ, कैसे पता कौन है वो? तो कौन है तो पहचान खत्म हो गई उसकी। जो पहचान खत्म हो गया तो लोग पहचाना नहीं, तो कैसे वो सोशल बनेगी? कैसे बनेगी एमएलए एमपी? कैसे बनेगी वो सोशल वैल्यू? और प्लस महिलाओं, मुस्लिम महिला को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, जितना है सिर्फ मदरसे पर सीमित रहना है। आज ही वो कॉलेज वॉलेज नहीं कर सकती। आज ही तुम ड्यू में जाओगे क्योंकि मुस्लिम महिला बहुत कम रहेगी। बस में रहो। यानी कि आज के डेट में टिल टुडे आज के डेट में भी महिलाओं का शोषण और हनन हो रहा है हर समय। यानी कि उसका वैल्यू पॉलिटिकल कल्चरल सब बेकार है। तो जब हम राइटिंग करेंगे इसमें तो आपके पास आइडियाज़ एक से एक आने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। और इसके लिए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से बढ़ाएं सर? तो आप नॉलेज बढ़ाइए हिस्ट्री पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, टाइम्स ऑफ इंडिया योजना पढ़ के, कुरुक्षेत्र पढ़ा के, या और भी तरह तरह के बुक्स पढ़ करके आप अपने नॉलेज को इन्हांस करिए, तब जाकर के बेहतर लिख पाओगे, ऐसे राइटिंग कर पाओगे। जिस क्षेत्र पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलो कि तुम भारत के सर्वश्रेष्ठ नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो सर्वश्रेष्ठ की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सर्वश्रेष्ठ होना पड़ेगा। और सर्वश्रेष्ठ होने के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने पड़ेंगे। बात समझ आया? तो अब हेडिंग बनाओ ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग में पहला पॉइंट लिखो, एट फर्स्ट यू शुड मेक एन आउटलाइन। एट फर्स्ट यू शुड मेक एन आउटलाइन। जब आप ऐसे लिखें तो पहले आप आउटलाइन बना दें। क्या बना लें? आउटलाइन। एट फर्स्ट यू शुड मेक एन आउटलाइन। सबसे पहले आप एक आउटलाइन बना लीजिए। आउटलाइन का मतलब होता है बाबू कि जब भी कोई दिमाग में बात आए उसे लिख लेना, चाहे एक शब्द में, चाहे एक वर्ड में, चाहे एक सेंटेंस में। ठीक है? आउटलाइन। आउटलाइन कैसे बनता है वो ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, whatever comes in your mind, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आता है उसको लिख लो। जस्ट जोट डाउन दैट। जस्ट जॉट डाउन दैट। जॉट डाउन का मतलब होता है लिख लेना। क्या करो? लिख लेना। इसके बाद क्या करो? देन अरेंज योर थॉट। तब तुम अपने थॉट को क्या करो? अरेंज करो। देन अरेंज योर थॉट। तब अपने थॉट को क्या करें? अरेंज करें। ठीक है बच्चे? हेडिंग बनाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसे। एसे के प्रकार। बाकी सब पढ़ाऊंगा कि कैसे दें, इंट्रोडक्शन में सब पढ़ाऊंगा। अब एसे के प्रकार लिख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ एसे। पहला लिखो डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव एसे। दूसरा लिखो नैरेटिव एसे। नैरेटिव, NARRATIVE, नैरेटिव एसे। नैरेटिव एसे। नंबर 3 लिखो रिफ्लेक्टिव एसे। रिफ्लेक्टिव एसे, REFLECTIVE,
रिफ्लेक्टिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे। नेक्स्ट लिखो इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव, IMAGINATIVE, इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे। अब पहला लिखो डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या कहता है? पहला क्या लिखा? डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव क्या कहता है जानने का प्रयास करते हैं। तो लिखिए इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट, CONSISTS, is it consists of a, it consists of a description, 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 it consists of a description of some persons, of some persons, places or things. It consists of a description of some persons, places or things, places or things. Full stop. We describe a scene, we describe a scene, we describe a scene, SCENE, we describe a scene, SCENE, describe a scene, we describe a scene, an object, we describe a scene, an object or person, we describe a scene, an object or person, comma, animals, plants, animal, plants, towns, 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 countries, 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 nature and incident, countries, countries, nature and incident, countries, nature and incident, INCIDENTS, nature and incidents, nature and incidents। तो हमने कहा कि जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। जैसे कोई एनिमल ले लिया काऊ, अब काऊ के बारे में लिखना है तो क्या करो? डिस्क्राइब करोगे, उसको वर्णन करोगे, समझ रहे हो? जैसे बोलते हैं ना काऊ इज अ 4 फुट एनिमल, इट हैज, तो डिस्क्राइब करो उसको। प्लांट को, अब मैंगो पे लिखना है, क्या लिखोगे? कोई इतिहास से पता है नहीं तुम्हारे, तो मैंगो पे लिखो। अब डॉग पे लिखना है तो डिस्क्राइब तो करें भाई, डॉग इज अ पेट एनिमल, समझ रहे हो? तो आप वो क्या कर, डिस्क्राइब करना है। अगला पॉइंट नैरेटिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, देखो नैरेटिव एसेस, नैरेटिव एसेस में बी, नैरेटिव एसेस में बी, नैरेटिव एसेस में बी ऑफ हिस्टोरिकल स्टोरीज ऑफ, नैरेटिव एसेस में बी ऑफ historical stories of legends, narrative essays may be of historical stories of, historical stories of legends, LEGENDS, historical stories of legends, comma, natural disaster, natural, NATURAL, natural disaster, comma, journey, 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 flood, flood, etc, flood, etc। तो हमने यहाँ बात करा कि जो नरेटिव ऐसे है वो नेचुरल डिजास्टर को
हम लोग बात करते हैं जर्नी को, बात करते हैं हिस्टोरिकल स्टोरीज ऑफ लीजेंड्स। जैसे आपको लिखने दे दिया कि भाई महात्मा बुद्ध के बारे में लिखें, महात्मा गांधी के बारे में लिखें, विवेकानंद के बारे में लिखें, फ्लड के बारे में लिखें। अब ये बताइए, नरेशन का मतलब होता है चरित्र चित्रण। अब विवेकानंद को लिखना है तो जब तक तुम उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, तुमने देखा नहीं, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो चरित्र चित्रण, अब किसी के चरित्र के बारे में हमको ज्ञान कहां से आएगा? उसको पढ़ना पड़ेगा, व्यक्ति तो है नहीं वो, है ना। तो जो दूसरा व्यक्ति कहा तुमने वो सुना, जो किताब में लिखा तुमने वो पढ़ा, उसके माध्यम से तुमने अपना एक परसेप्शन बनाया और एक नया सिद्धांत दे दिया। ये नहीं किया जी। फ्लड है, अब फ्लड बाढ़ पे लिखना है तो कोई जरूरी नहीं कि तुम बाढ़ कहीं देखे ही हो, तुम कहीं पढ़ोगे बाढ़, न्यूज में सुनोगे बाढ़, देखोगे बाढ़, कोई जरूरी नहीं कि अपनी आंखों देखा लो। जैसे केरला में बाढ़ भी आया था तो ये तो तुम वहां देखने गए थे। ये तो नहीं कि बाढ़ पे लिखना हो तो सिर्फ केरला के लोग ही लिख पाएंगे, समझ पा रहे हो? तो नरेशन है, ये नहीं बोले हाँ केरला में बाढ़ आया था, खत्म हो गया। आपको 300 शब्द में लिखना है बाढ़ के बारे में, 1000 शब्द लिखना है। तो आपको वो हर चीज बताना होगा कि बाढ़ का उद्गार कैसे होता है, बाढ़ होता कहां से, बाढ़ का मॉनसून है, थोड़ी कि तुमने बाढ़ की भयावह चीज है हो गया, पूरी हिस्ट्री। भाई तुम जिस चीज को लिख रहे हो 300 शब्द, अरे 50 शब्द तो कौन बोल देगा, तो 300 शब्द तुमको लिखना है, 1000 शब्द लिखना है, तो 1000 शब्द कैसे लिखेगा? तो उसका भूगोल बताइए, इतिहास बताइए, पॉलिटी बताइए, उसका महत्व बताइए, उसका लॉस बताइए। हर चीज लॉस है तो प्रॉफिट भी है। तो बताइए कि बाढ़ आने से फायदा क्या है? अब तुमको सब मरता ही लोग है, फायदा क्या है? तो उसके लिए ज्ञान अर्जित कीजिए। लॉस है तो क्यों है, प्रॉफिट है तो क्यों है। ये इतना आसान नहीं है बेटा जो लिखवा दिया हुआ काम। हर राइटिंग पे सोचना है और हर राइटिंग पे ज्ञान अर्जित करना है। इसीलिए ऐसे के लोग तैयारी करते हैं 4-4 महीना। ऐसे की फीस है 40,000, 10,000, 20,000 फीस है इसकी। तुम लोग फ्री में पढ़ा रहा हूं। यूपीएससी के बच्चे फीस देते हैं, वही तो कह रहा हूं, फीस देते हैं इसका, तब वो ऐसे सीख पाते हैं। वो भी 10-15 क्लास हुआ ये होता तुम्हारे। हर हाल में तुमको खुद ही करना पड़ेगा, ये जान लो। जितना मैं समझा रहा हूं ना, इतना भी नहीं समझाता। वो सीधा देते आउटलाइन, देखिए बाढ़ पे लिखना, समझ में आया? ठीक ना, रट्टा मारो उसको। वो तुमको प्रिंट आउट दे दिया, नोट्स समझा दिया, देखो ये बाढ़ पे होता है, करप्शन पे होता है, एज पे होता है, टेररिज्म ये होता है। अपना दिमाग लगाते रहो उसी में। तो लगता है कि इससे मिल गया पूरा लिखा हुआ। अरे वो तो कूड़ा है तुम्हारे लिए। लिखना तुम्हें अकेले पड़ेगा, क्योंकि जो तुमको दिया हुआ एक भी काम का नहीं है, एक भी नहीं आएगा उसमें से। आता नया ही है। हमने 4 बार मेंस लिखा और चारों बार नया नया पाठ आता था। लोग बोलते हैं ऐसे बदल रहा है। 2 बार इंटरव्यू दिया था मैंने आईएएस का। मेरा तो बीपीएस में सिलेक्शन हो रखा था, एसडीएम पे। हालांकि पोस्ट वीडियो का था, उसको एसडीएम ही बोलते हैं लोग, क्योंकि ऊपर का पोस्ट एसडीएम ही होता है। तो वो तो कहो कि हमने छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं। मेरा मकसद पढ़ाना था। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने ऊपर बॉस नहीं देख सकता हूँ। खुली जिंदगी, मेरा मन है मैं निकल गया घूमने के लिए। जैसे कल पढ़ाने का मूड नहीं इस बैच को, कल छुट्टी दे दिया हमने। वहाँ छुट्टी दे सकता हूँ? नहीं, वहाँ मजबूरी है, ड्यूटी। ऊपर से डीएम बोलेगा, और डीएम बनने में मुझे लगा था 10-15 साल, 20 साल, क्योंकि हाँ
बुढ़ापे में 3-4 साल के बनता है। मैं देखा मेरे घर में सब नौकरी वाला है, मैं ही एक निकल गया बेरोजगार। मेरे घर में सब लोग मेरे पूरा खानदान ही नौकरी वाला है, जितना दू सब मामा दामा सब दादा बादा सब गुलामी रहेगा। ये हम ही एक हैं जो क्रांतिकारी हैं। और आज के डेट में जितने नौकरी वाले थे सब मेरा सम्मान करते हैं कि तूने ही सही काम किया है, क्योंकि सबके बराबर एक। अब वही बात, चलो हाँ आगे चलिए। आगे लिखिए रिफ्लेक्टिव एसे। रिफ्लेक्टिव एसे, रिफ्लेक्टिव एसे, रिफ्लेक्टिव एसे। रिफ्लेक्टिव क्या है भाई? तो लिखिए अ रिफ्लेक्स, यही मेन पूछता है आज के में। देखो अ रिफ्लेक्शन इज अ थॉट, अ रिफ्लेक्शन इज अ थॉट, THOUGHT। A reflection is a thought on some subject. A reflection is a thought on some subject or an idea. A reflection is a thought on some subject or on an idea arising in the mind. A reflection is a thought on some subject or on an idea arising in the mind. Arising, ARISING, arising in the mind. in the mind, जो माइंड उपजता है, ठीक है। टोटल लिखिए द टॉपिक इज सोशल। टॉपिक क्या आएगा इसमें? सोशल, पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल एंड सोशल पॉलिटिकल एंड मत करो, सोशल पॉलिटिकल के बाद लिखो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एजुकेशन, डोमेस्टिक एजुकेशन एंड फैमिली लाइफ, एंड फैमिली लाइफ, एंड फैमिली लाइफ, एंड फैमिली लाइफ। तो यहाँ में क्या कहा? फैमिली लाइफ। अब यहाँ जो टॉपिक पूछता है रिफ्लेक्टिव से, मतलब ये रिफ्लेक्शन करता है। अब जैसे पूछ दिया मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिखिए। अभी हाल ही पूछा है ऐसे में, अभी 2017 यूपीएससी का क्वेश्चन है, मोबाइल फोन एब्यूज एंड ब्लेस पूछा है ना। 2017 का ऐसे है, मोबाइल फोन इज अ कर्स और बुन। हाँ मोबाइल फोन। अब आप सोचो कि मोबाइल फोन के बारे में तुमसे पूछ रहा है, अब तुमको लिखना है पॉजिटिव ही नेगेटिव ही, ये वरदान है तो कैसे? तो इसका जब तक यूज से कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्शन है कि नहीं है बोलो? पक्षी पक्ष मूवी मिरर, तुम सिनेमा देख कर क्या है? शाहरुख खान का तुरंत निकल कर करके शाहरुख खान चल रहा है। जब ऑटो वाला धक्का मार दिया हो तंदर, अच्छा हम तो लोकल आदमी हैं। लेकिन जिस समय मूवी देख के बाहर निकलता है तो अपने आप को लोग क्या समझता है कि हम भी वही हैं जो देख के आ रहे हैं? नहीं, तो है क्या चीज? रिफ्लेक्स तो है ना। मूवी देख लिया कि यहां से बाल में कट लगा है, तो निकलते ही गया इसमें, बाबू यहां कट लगा दो, 2 कट। अगर तुम कट नहीं लगवाए, कट लगवा तुम लिया, तो इसका मतलब कि तुम अपने आप को उसको पैरेलल देख रहे हो ना भाई। कोई यहां पे चोटी बांध लिया तो तुम्हारा भी चोटी चाहिए, हैं? चाहिए ना जी? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? तो इसका मतलब तुम अपने आप को क्या सोच रहे हो? अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो तुम अपना जीवन जीते कहते ना। इस यही राइटिंग होता है। तो रिफ्लेक्शन, मोबाइल फोन, अब किसी के पास तुमने फोन देख लिया कि लड़का मुझे सलाह दिया कि सर आप फोन रखिए एप्पल का, आप क्या फोन लेके चलते हैं? सब ओप्पो,
तो जो मुझे चलाना आएगा वही लूंगा, समझ रहे हो, जो मेरे लिए हैंडी होगा। ओप्पो आज नहीं, आज से 2-3 साल पहले लिया था, उसको लेने के बाद ना तो उसका मैसेज सेंड करने दिक्कत होता था, वो चलता है पीछे से, अब तो सिस्टम ठीक कर दिया शायद, सुनते हैं, वो चलता था पीछे से, एक बार में पूरा वापस लौट गया। अब मेरे को बैक करना होता, बैक उसमें होता ही नहीं था। अब लोग लेके घूम रहे कि एप्पल, भाई दिखाना किसको है, किस बात की कमी है कि दिखाऊं। तो सीधा हमने मोबाइल फोन दिया उस व्यक्ति को जो बिल्कुल नल्ला था, हम कि लो तू चला इसको। और ओप्पो लिया, प्रचार नहीं करा मैं, लेकिन फर्स्ट क्लास मेरे को चल रहा है अभी, टेंशन फ्री। हाँ, कोई रहे 150 रुपये का जो रहे। तो मुद्दा ये, मैं कहूँ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन है, तो जो रिफ्लेक्ट जो करता है, ये नहीं कि ऐड दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन जो होता है जिसे आप फील करते हो, और वही हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो ये एप्पल जो है संस्था, जो लोग एप्पल 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 दिखाना है, रिफ्लेक्शन। आपने किसी काम देखा, रिफ्लेक्ट किया, अच्छा हाँ एप्पल है, हम भी लेते हैं एप्पल, ये लिया हम भी लेते हैं एप्पल। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, सुना है ना, वो आज भी अपनी सिंगल कार पे चलता है जो पुरानी है, वो वॉरेन बफेट, पढ़ा होगा उसके बारे में आपने। उसका कहना है कि भाई मैं चलूंगा तो एक ही कार से, तो गाड़ियों का काफिला क्यों रखूं मेरे पास, है ना, एक कार चलूंगा वही कार सारा काम करेगा, एक ड्राइवर काम करता है, बस एक कार ड्राइवर चलता आराम से, कोई हेडेक उसके पास है ही नहीं। अरे जाना आना है, कार चाहिए, मर्सिडीज नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए। मर्सिडीज भी चलेगा रोड पे ही, और वैगन भी चलेगा रोड पे ही। ये नहीं कि मर्सिडीज तो सर पे लेके घूम रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखना है। हाँ, एक समय आएगा काम करना हो, उसको कुछ सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, काम दिखाया जाएगा। लेकिन जब जरूरत ना हो, आधा भारत के आधा समाज लोग इसलिए बर्बाद हैं कि वो अमीरी को दिखा रहे हैं, दिखाने पर परेशान रहते हैं। नहीं जी, हर व्यक्ति शो ऑफ करने परेशान है, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को फील करना है। हाँ मनोहर बोलो, अभी क्लास ले रहा हूं 10-15 मिनट में। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझ में आया ना बात को। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे ताकि आपका काम बेहतर हो। तो रिफ्लेक्टिव जो लिखना होगा, ये आजकल ट्रेंड में है, बहुत पूछता है। ये मोबाइल फोन, मूवी, ये रिफ्लेक्टिव ऐसे ही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पॉजिटिव भी लिखना और नेगेटिव लिखना है। तो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना होगा वो आपसे यूपीएससी अधिक पूछेगा। अगर लिखिए इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे। अब ये हो गया क्या, काल्पनिक। जैसे इफ आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, तो पीएम ऑफ इंडिया हो तो प्योर कल्पना हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अब्दुल कलाम ने नारा दिया था कि 2020 दिया था। बेटा कैसे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। हाँ दिया था ना, आते हैं ना। तो 2020 का नारा दिया था उन्होंने कि 2020 में भारत की स्थिति क्या होगी। बेचारे देख नहीं पाए, उनको लगा था कि मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मर गए 2 साल में। तो 2020 दिया था। तो 2020 अब तुम बोलो कि इंडिया आफ्टर 50 ईयर्स, तो आज के स्थिति को तुम देख रहे हो, इसी पर ना तुम कल्पना करोगे 50 का। क्या पता तुम्हारा कल्पना कोरा झूठा हो। नहीं जी भाई, तुम जो आज देख रहे हो उसके बेस्ट पर तुम, अब कल्पना व्यक्ति जो देखता वही करता है। अब बताओ कि 1990 में किसी ने मोबाइल फोन की कल्पना किया था? कोई नहीं किया था।
तुम्हारे मन में आया था? मतलब जो भी जवान रहा होगा, क्या तुम्हारे पापा के मन में क्या आया था? अगर आता भी होगा तो कल्पना प्योर होगा, कल्पना ही नहीं, मतलब आया ही नहीं होगा। हाँ? जब टेलीफोन आया होगा लाइन वाला, तब फोन कल्पना की, मोबाइल कल्पना की होगी। क्योंकि मोबाइल फोन कल्पना कैसे करोगे तुम? वायर है ही नहीं, वायरलेस है। समझ लो, ये बहुत बड़ी क्रांति है, जादू है। समझ रहे हो, ये जादू ही तो और क्या है। यहाँ तुम बैठे हो, 1 सेकंड में तुम्हारी बात पहुंच गई अमेरिका। ये कौन सा बेग है भाई, कौन सी स्पीड है ये जादू चमत्कार नहीं तो क्या है? सोचो, कभी विचार करते हो, बात करते हो, सोचो कभी कभी। इसको बूंद को देखो कितने आविष्कार है। अगर ये किसी एक के पास होता यंत्र और किसी के पास नहीं होता तो क्या होता वो? हैं? बेकार, मतलब किसी एक, मतलब जो उस गांव का सबसे अमीर होता और किसी के पास होता तो क्या समझते तुम लोग? भाई ये हाथ में जादू लेके चलता है, ये कहीं बात करता है, सुना देता है, किसी का सुना देता है। अगर खास खास लोगों के हाथ में होता, जैसे महाभारत काल में होता होगा, रामायण काल में होता था, तो ये चीज को फील करना है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो दिखावटी। क्या लिखा? लिखो इमेजिनेटिव ऐसे। लिखो इन दिस कैटेगरी, चौथा नंबर है ना, इमेजिनेटिव ऐसे। लिखो इन दिस कैटेगरी, लिखो फटाफट ऑनलाइन वाले। इन दिस कैटेगरी यू मे बी आस्क्ड, इन दिस कैटेगरी you may be asked to write, in this category you may be asked to write an essay, in this category you may be asked to write an essay on the topics or situations, on the topics or situations of which you have not had any experience, you have not had, present perfect tense, you have not had की वजह तुम केप्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। you have not had any experience in real life, you have not had any experience in real life, you have not had any experience in real life, मतलब रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा? लिखो इफ आई वेर द पीएम ऑफ इंडिया, या सिंपल लिखो इफ आई वेर अ प्राइम मिनिस्टर, इंडिया छोड़ दो। इफ आई वेर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेर अ प्राइम मिनिस्टर, फिर लिखो इंडिया आफ्टर 200 years, इंडिया आफ्टर 200 years, इंडिया आफ्टर 200 years, इंडिया आफ्टर 200 years, इंडिया 200 साल बाद। तो बोलो प्योर कल्पना है कि नहीं? ठीक है। अब ए पार्ट लिखा है ऐसे के प्रकार। अब हमको पढ़ना है कि ऐसे लिखे कैसे। हेडिंग बनाया हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट एन एसे, ऐसे लिखा कैसे जाए। अब इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, हाउ टू राइट एन एसे, और ये पढ़ाऊंगा आपको अगले क्लास में। अगले क्लास चलेगा हम लोगों का, जो भी होगा, ठीक है।